हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां हम अपना चैप्टर 10 से 12 मिनट में वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं और आज कंप्लीट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन होती है एक रिलेशनशिप, किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? इनपुट डालना पड़ता है, तभी तो आउटपुट बनेगा। अगर मुझे स्टाइलस बनाना है, मुझे ये पेन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत सारी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे कच्चे माल रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी, मुझे लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ या नहीं? मुझे एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे पैसे कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्या है? इनपुट है, जिसकी वजह से ये आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो कितना इनपुट डालने पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, राइट? ये जो रिलेशन है जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। तो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर हो गया बेटा? अब ये जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता आउटपुट में चेंज आने से। जैसे जिस फैक्ट्री में मेरे स्टाइलस बन रहे हैं, ठीक है, उसका जो रेंट है वो फिक्स है। वहां पे मैं एक स्टाइलस बनाऊं, दो बनाऊं, 50 बनाऊं, 10,000 बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, तो उसका रेंट है वो फिक्स है, राइट? तो आउटपुट के चेंज होने से उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं फिक्स फैक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो आप, कैपिटल और लैंड का, वो फिक्स रहेगी। ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। जैसे लेबर, अगर मैं लेबर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर लेबर कम होंगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। मान लो किस दिन लेबर जो छुट्टी पे चली गई तो उस दिन प्रोडक्शन कम होगा। सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? तो ये वो फैक्टर होते हैं जिनमें चेंज होने से आउटपुट में भी चेंज आता है। इजी। चलिए, जब मैं शॉर्ट रन की बात करता हूं तो वहां पर ना दोनों ही तरह के फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं और फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये जो फिक्स फैक्टर है इनको शॉर्ट टाइम में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा? इसीलिए शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। तो जब मैं क्वांटिटी देख रहा हूं, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हुआ है किसका? हमारी कॉमोडिटी कौन सी है? एक्स की। एक्स का कितना प्रोडक्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल पे और लेबर पे। हमें दो फैक्टर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कैपिटल है वो फिक्स है और लेबर जो है वो वेरिएबल है। तो कैपिटल फिक्स है, एज्यूम कर लो कैपिटल कितनी है? 10। पहले मैंने एक लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। अब कैपिटल तो फिक्स है, फिर मैंने दो लेबर लगाया तो प्रोडक्शन हुआ मान लो 15। ठीक है, तीन लेबर लगाया तो प्रोडक्शन हुआ 20। और कैपिटल तो फिक्स है। जब ये रिलेशनशिप को मैं स्टडी कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो मैंने बात की शॉर्ट रन में। देखो शॉर्ट रन में ग्राफ कैसे बनता है? जो लेबर है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और कैपिटल क्या है? बिल्कुल फिक्स है, हाँ या नहीं? तो ये वेरिएबल फैक्टर रेशियो होती है हमारी, जहां पर लेबर चेंज होती है बट कैपिटल फिक्स है। ठीक है। चलिए, जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा? सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। मतलब भी जब छोटे पीरियड में तो कुछ फैक्टर्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट लंबे टाइम में तो मैं सारे फैक्टर चेंज कर सकता हूं ना, राइट? मैं एक फैक्ट्री की जगह 4 फैक्ट्री डाल सकता हूं लंबे टाइम में। दो मशीनरी की जगह 50 मशीनरी खरीद सकता हूं, हाँ या नहीं? जिसकी वजह से क्या होगा? मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सभी फैक्टर्स को मैं लंबे टाइम में चेंज कर सकता हूं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स थे। ठीक है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जिसमें आप चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पे लेबर भी चेंज हो रही है और साथ में कैपिटल में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? कांस्टेंट फैक्टर रेशियो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट रेशियो में बढ़ते चले जाएंगे। कोई डाउट? समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो डिफरेंस है हमारा। शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो आउटपुट है वो बढ़ता है वेरिएबल फैक्टर में चेंज आने से, हाँ या नहीं? यहाँ पे देखो कैपिटल तो हमारा फिक्स था ना, वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या होता है? आउटपुट में चेंज आ रहा था शॉर्ट रन में। बट लॉन्ग रन में जो आउटपुट में चेंज आता है, आउटपुट जो है हमारा बढ़ता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है? सभी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सभी फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ फिक्स तो है नहीं। ठीक है, अगला, यहाँ पर जो है ना स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिंपल सी बात है, आपने ना शॉर्ट रन में आपके पास एक मशीन है, अब एक मशीन में मैक्सिमम प्रोडक्शन आप 10,000 स्टाइलस का कर सकते हो एक महीने में, तो वो फिक्स ही रहेगा ना, उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता ना। आप कितनी भी लेबर लगा लो, कितने भी वैल्यू फैक्टर लगा लो, यहाँ पे जो स्केल होता है वो फिक्स होता है। पर यहाँ पर जो स्केल होता है वो चेंज होता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन में अपने जो मशीनरी वगैरह थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ये रिटर्न टू फैक्टर होता है, फैक्टर के बढ़ने या घटने से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता घटता है। यहाँ पर रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है ना? यहाँ पे आप स्केल ही चेंज कर देते हो पूरी तरह से।
आप एक मशीन की जगह 4 मशीनरी लग जाती है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कंसेप्ट जो है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी वेरिएबल फैक्टर आपके पास, मान लो आपके पास 10 लेबर थे, 10 के 10 लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया उसका टोटल कर दो, उसको बोलते हैं क्या? टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाने से कितना चेंज आया किसमें? टीपी में। पहले आपने 9 लेबर से 90 प्रोडक्ट बनाए एक दिन में, ठीक है, 10 लेबर से आपने 100 बनाए, तो एक और लेबर लगाने से कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं? 10 बनाए हैं। उसी को बोलते हैं क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इजी। अब आता है एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 10 यूनिट में आपने 100 बनाए, ठीक है, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? एक यूनिट ने, एक लेबर ने कितने बनाए? 10 बनाए, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो आपको कैलकुलेशन कर रखी है। एपी निकालने के लिए आप टीपी को किससे? लेबर से डिवाइड करते जाओ, और एमपी निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को 90 में से 50 माइनस किया 40, 120 में से 90 माइनस किया 30, ठीक है, 40 में से 20 120 माइनस किया 20। इस तरह से आप एमपी निकाल दो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो आता है नेगेटिव एमपी का। क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है? हाँ जी, एमपी नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक स्टेज आती है जहां पर इंप्लॉयमेंट जो है वो एक्सेसिव हो जाता है। ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। बट आपसे कोई पूछता है कि क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, तो आप बोलोगे हो सकता है जब आप इंप्लॉयमेंट ज्यादा दे दोगे, एक्सेसिव इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे पास, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉ क्या कहता है समझो। एग्जांपल समझो, आपके पास एक मशीन थी, ठीक है, एक मशीन है। अब उस मशीन पे ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लोग काम कर सकते हैं। एग्जांपल समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से फोकस करो। अब स्टार्टिंग में आपने एक मशीन के साथ एक लेबर लगाया, ठीक है, अब सारा काम वही कर रहा है लेबर, ठीक है, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है। आपने अगर एक लेबर और बढ़ा दिया, अब काम बढ़ गया, ठीक है, तो प्रोडक्शन और बढ़ गया। इसके बाद आपने 3 लेबर लगा दिए, काम और बढ़ गया, एफिशिएंसी और बढ़ गई, क्योंकि भाई सबको अपना अपना काम मिल गया, तो अपना अपना काम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है उसमें? आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर 4 लेबर हो गए, काम और डिवाइड हो गया। काम के बढ़ने से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करा? एक मशीन के साथ पहले एक लेबर लगाया, फिर 2 लेबर लगाया, फिर 3 लेबर लगाया, फिर 4 लेबर लगाया, ऐसे आप लगाते चले गए। ठीक है ना, आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, करते करते आपने 6 लेबर तक पहुंच गए। अब जैसे आपने 7वां लेबर लगाया ना, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक मशीन पे 6 से ज्यादा लेबर काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है। जैसे आपने 7वां लेबर लगाया, तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा, या फिर उतना नहीं हो पाएगा प्रोडक्शन जितना पहले हो रहा था। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है ना, नेचुरल कंसेप्ट है। हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि 7वें लेबर की जरूरत ही नहीं थी। वो लेबर क्या करेगा? डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेगा, ढंग से काम नहीं करने देगा, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है देखा जाए तो। हाँ या नहीं? तो यही कंसेप्ट कहता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझना ढंग से। एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइन विथ फिक्स्ड फैक्टर, लेबर कंबाइन करते हैं, और किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर कौन है? मशीनरी। तो क्या होगा? पहले तो जो एमपी है आपका, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले तो बढ़ेगा, स्टार्टिंग में बढ़ेगा। ये पहली स्टेज है। क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपका जो फिक्स फैक्टर था वो ठीक से इस्तेमाल हो रहा है, उसका इसका ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, फुल यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, और काम का बंटवारा हो गया। काम का बंटवारा होने की वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आउटपुट भी बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? तो पहली स्टेज में तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर आप कंबाइन करते गए, एक मशीन पे लेबर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक स्टेज आएगी जब आपका एमपी जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एमपी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका टीपी बढ़ेगा तो सही, बट घटती हुई रेट से बढ़ेगा। ये स्टेज 2 होती है। और इसके बाद एक और स्टेज आएगी जो इससे भी वर्स्ट होगी, जहां पे आपका एमपी 0 हो जाएगा और इवन नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि आप मशीनरी के साथ लेबर बढ़ाए जा रहे हो। भाई लेबर कहाँ काम करेगा? जरूरत ही नहीं है उस लेबर की, वो बस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और काम ठीक से नहीं होने देगा। अरे बस समझ में, आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको एक मशीनरी लगानी पड़ेगी। आप उसके जगह क्या कर रहे हो? लेबर बढ़ाए जा रहे हो, वैल्यू फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जो लॉ होता है हमारा, यही डिफाइन करता है। समझ में आ गया? अब ये लॉ जो है वो कब अप्लाई होता है? कुछ एजम्पशंस है। क्या एजम्पशन है? कि ये रेशियो जो आप लगा रहे हो, एक मशीन एक लेबर, एक मशीन 2 लेबर, एक मशीन 3 लेबर, ये रेशियो चेंज हो सकती है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हम मांगे चलते हैं कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर है, जो आप लेबर लगा रहे थे यहाँ पर,
वो सारे के सारे एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, उनकी एफिशिएंसी सबकी सेम है, वो सब बराबर ही काम करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लेबर ज्यादा काम करेगा, कोई लेबर कम काम करेगा, तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये एजम्पशंस होती है जब हम लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं, तो ये मान के चलते हैं। अब ये लॉ कहां पर अप्लाई नहीं होता, पोस्टपोन कहां पे होता है, ठीक है बेटा, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या फिर जो फिक्स फैक्टर था आपका, हमारे केस में मशीनरी थी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है आप ढूंढ लो। आगे बात समझ में, आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। तो अब देखते हैं हम इसको अपने टेबल की मदद से, ठीक है। तो देखो बेटा, टेबल में आप देखो, पहली स्टेज होती है हमारी जहां पे हमारा एमपी बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है ना, पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इससे क्या रीजन है, ये प्रोडक्शन बढ़ क्यों रहा था, स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो हमारी मशीन थी उसका ठीक से इस्तेमाल होता था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, जब आपने काम का बंटवारा कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, लेबर बढ़ाओगे तो क्या होगा, काम का बंटवारा होगा, काम का बंटवारा होगा तो उससे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, जो कोऑर्डिनेशन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, मतलब मशीन और लेबर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के रीजंस, इंपॉर्टेंट है, रीजंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। स्टेज 1 हो गई। अब बात करते हैं स्टेज 2, जहां पर हमारा एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा था। एमपी डिक्रीज क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा जो फैक्टर था वो फिक्स था, हमारा जो मशीन थी वो क्या थी, फिक्स थी, राइट। दूसरा, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, हम लोग मशीन बढ़ाने की जगह लेबर बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा था, और जो कोऑर्डिनेशन था उन फैक्टर्स के बीच में क्या था, वो पुअर था, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये हमारी स्टेज 2 थी, राइट। स्टेज 3 में हमने क्या देखा था, जब एमपी जो है वो क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, राइट। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इजी बेटा। इसी को जब मैं ग्राफ पे दिखाता हूं तो वो इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। और यही हमारी रिलेशनशिप भी होती है किसके बीच में, टीपी और एमपी के बीच में, तो दोनों चीज साथ में समझते हैं, ठीक है। देखो, स्टेज 1 में हमारा जो एमपी है वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, कर रहा है ना एमपी इंक्रीज, राइट। इस टाइम पे जो टीपी है वो इंक्रीज कर रहा है, वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, देखो, इसलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। पहले टीपी 2 था, फिर 5 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो मतलब जब एमपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी बढ़ रहा है किस रेट से, बढ़ते हुए रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। देखो यहाँ पे टीपी बढ़ रहा है, तो किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब एमपी ने डिक्रीज करना शुरू किया, जैसे ही एमपी ने डिक्रीज करना शुरू किया, हमारा टीपी बढ़ तो रहा है, पर बढ़ रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। देखो 9 से कितना हो गया, 12, 3 बढ़ा, 3 से कितना, 12 से कितना होगा, 14, अब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा केवल, अब कितना बढ़ा, केवल 1 बढ़ा, फिर क्या हो गया, 1 भी नहीं बढ़ा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे टीपी बढ़ तो रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। स्टेज 2 में टीपी बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई रेट से बढ़ता है, उस टाइम पे जो हमारा एमपी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे ही टीपी मैक्सिमम होगा, टीपी जैसे ही मैक्सिमम हुआ, उस पॉइंट पे एमपी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया बेटा, जीरो। और जैसे ही टीपी डिक्रीज होगा, वैसे ही हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और यही हमारी रिलेशनशिप है किसके बीच में, टीपी और एमपी के बीच में, यही हमारा ग्राफ भी है और यही हमारी रिलेशनशिप भी है, ठीक है बेटा। सो लोग ऐसा एमपी इंक्रीज है, एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी डिक्रीज होना शुरू हुआ तो टीपी जो है इंक्रीज तो कर रहा है, बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। एमपी जीरो हुआ तो टीपी मैक्सिमम था, और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ, टीपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अगला कंसेप्ट आता है एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप। मैं आपको बच्चों इसको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान रखना हमेशा, जो हमारा जो एमपी होता है, यहाँ पे नहीं आगे भी, आप एमसी पढ़ोगे, एमआर पढ़ोगे आगे, ठीक है, रिवेन्यू में, कॉस्ट में, सब में पढ़ोगे, एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप, वहां पे ध्यान रखना है जो एम है वो थोड़ा सा चालाक होता है, हमेशा आगे रहता है, ठीक है, भलाई से वो बढ़ना हो या घटना हो, तो ध्यान रखना एमपी क्या है, चालाक है, ठीक है। चलो, तो कैसे याद रखोगे, जब एपी बढ़ रहा है, जब एपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एमपी होगा वो एपी से ज्यादा बढ़ेगा, एमपी जो होगा वो एपी से ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, अरे बस समझ में। और जैसे ही एपी ने डिक्रीज करना शुरू किया, एमपी एपी से लेस हो गया, लेसर हो गया, समझ में आ रही बात। तो एपी बढ़ रहा था तो एमपी उससे ज्यादा बढ़ रहा था, एपी ने गिरना शुरू किया, डिक्लाइन करना शुरू किया, तो एमपी उससे ज्यादा गिर गया, उससे ज्यादा डिक्लाइन हो गया, अरे बस समझ में। और जिस पॉइंट पे एमपी जो है वो मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे एपी और एमपी जो है हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, उस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे, जब दोनों उस पॉइंट पे जो एपी है हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और एमपी जो है वो नेगेटिव हो सकता है, बट एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, एमपी जो है वो चालाक है। एपी इंक्रीज कर रहा है तो एमपी उससे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, एपी डिक्रीज कर रहा है तो एमपी उससे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। एपी जब मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे एपी और एमपी हमारे बराबर होंगे। एमपी नेगेटिव होता है पर एपी नेगेटिव नहीं होता। दैट्स इट। ठीक है बेटा, हर चीज को आसान करना है। ठीक है, सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे वो भी एग्जाम के लिए कुछ पढ़ ले और कम समय में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।